हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यूपी पीसीएस 2026 पीटी के एग्जामिनेशन की ओर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि कई सारे मित्र हमारे कह रहे थे कि सर आपने यूपी पीसीएस मेंस 2025 की क्लास तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन यूपी पीसीएस जो 2026 की पीटी की परीक्षा होने को है, उसके लिए हमें किस तरीके से रणनीति अपनाना चाहिए, किस तरीके से हमें जो है स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करें कि यूपी पीसीएस 2026 के प्रीलिमिनरी टेस्ट को पास कर पाए। तो आज ये वीडियो उसी संदर्भ में है। तो आज हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि यूपी पीसीएस 2026 पीटी की परीक्षा किस तरीके से पास की जाए और इस क्रम में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, सारी चर्चा हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे मित्र बिगनर हैं जो अभी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, पीटी की तैयारी, उनके लिए ये वीडियो काफी कारगर साबित हो सकती है। और मुझे पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि लगातार पीसीएस की परीक्षा देने और पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद जो मैंने सीखा है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग भी सीख पाएंगे। और ये वीडियो लगातार चलेगा यूपी पीसीएस 2026 के लिए, पीटी 2026 के लिए लगातार ये वीडियो चलती रहेगी। और इसका जिस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ते रहेंगे तो सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी आपके आते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेना है कि यूपी पीसीएस पीटी का सिलेबस क्या है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस, और दूसरे नंबर पर पीवाईक्यू, और तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस सेट को रखना है। तो वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करना है। सिलेबस में अगर आप देखेंगे यूपी पीसीएस का जो पीटी का सिलेबस है तो उसमें आपको 6 कोर सब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं। तो 6 कोर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इतिहास देखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे भूगोल दिखाई पड़ता है। इतिहास के बाद में भूगोल सब्जेक्ट हमारा दिखाई पड़ता है। फिर राजनीति शास्त्र दिखाई पड़ता है, राजनीति शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र दिखाई पड़ता है, ठीक है। पर्यावरण दिखाई पड़ता है, विज्ञान दिखाई पड़ता है, करंट अफेयर्स दिखाई पड़ता है। अब देखिए और कुछ बिंदु हैं जिनको हमें पीटी में पढ़ना है। जनसंख्या और नगरीकरण हो गया, नगरीकरण, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष हो गया, और अन्य की बात करें तो इसमें मिसलेनियस आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए किसका कितना वेटेज है ये भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें तो हमें ये पोर्शन दिखाई पड़ता है करंट अफेयर्स का। इस बार अभी जो 2025 का पेपर हुआ है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़ा सा कम आए हुए थे, लेकिन 24 के पेपर की बात की जाए या 23 के पेपर की बात की जाए तो करंट अफेयर्स का ठीक ठाक वेटेज रहा है। तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का लगभग एवरेज में पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर इतिहास को रखें तो यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन के आसपास इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं। भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल और भारत की भूगोल को शामिल करते हुए 25 क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान की 20 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन, पर्यावरण से भी लगभग 10 क्वेश्चन। हालांकि इस बार 2025 का जो पीटी हुआ है उसमें पर्यावरण के ज्यादा क्वेश्चन दिखाई पड़े, और पर्यावरण के ऐसे क्वेश्चन थे अगर आपने बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ा नहीं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर नहीं किया है तो उसको टैकल कर पाना या उसको सॉल्व कर पाना मुश्किल हो रहा था। विज्ञान के लगभग 25 क्वेश्चन आप देखेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष के लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं जनसंख्या नगरीकरण के लगभग 5 क्वेश्चन, और मिसलेनियस से भी लगभग 5 क्वेश्चन। तो टोटल आप देखेंगे 150 प्रश्न आपके आते हैं, 200 नंबर का होता है। माइनस मार्किंग आप देखेंगे कुल कुल कितने नंबर का होता है भाई, कुल आप देखेंगे होता है आपका 150 प्रश्न रहता है, ठीक है। 150 प्रश्न आपका रहता है पीटी में। और नंबर की बात करें तो मार्क्स आपके होते हैं कितने, 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर होता है, और 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन आपका वो भी कट जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 होता है। तो ये इन जनरल आप पीटी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पीटी हमें पास करना है, किस तरीके से पीटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज किस तरह से है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग अभी बात करने वाले हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास से। इतिहास के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे
जो है भूगोल पर, भूगोल के बाद में फिर आप देखेंगे आ जाएंगे हम लोग विज्ञान पर। ठीक है, विज्ञान के बाद अर्थशास्त्र, पर्यावरण, जो सब्जेक्ट आपकी स्टैटिक पोर्शन है वो सब बढ़िया से आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप सभी लोग कहेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, तो देखिए अभी जो हमने सीखा है 6-7 वर्षों में, लेकिन हालांकि यूपीपीसीएस 2-3 वर्षों से अपना ट्रेंड हर बार चेंज कर रहा है। 2024 में करंट अफेयर्स का ट्रेंड कुछ दूसरा था, लेकिन 25 में ट्रेंड दूसरा हो गया। ठीक है, तो 2-3 वर्षों से यूपीपीसीएस जो है चकमा दे रहा है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको एक प्रकार से आप देखेंगे यूपीपीसीएस चकमा दे रहा है और हर बार कुछ ना कुछ नया कर रहा है। इस बार के प्रश्न पत्र को देखें तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डाला था, हालांकि विकल्प पे ज्यादा मेहनत की गई थी, विकल्प बनाने पर ज्यादा मेहनत की गई थी। क्वेश्चन तो पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन विकल्प में थोड़ा सा उलझाया हुआ था। जो स्मार्ट बच्चे थे वो विकल्प सॉल्व करके निकल गए, लेकिन जो ज्यादा स्मार्ट नहीं थे वो फंस गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इतिहास से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। सबसे पहले आज की क्लास हमारी इतिहास की होगी। करंट अफेयर्स के बारे में मेरी राय ये है कि आप सभी लोग मंथली करंट अफेयर्स घटना चक्र की आती है, आप सभी लोग तैयार कर लीजिए। उससे मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारे क्वेश्चन मंथली करंट अफेयर्स से फंस ही जाएंगे। लास्ट में जो आपका घटना चक्र आता है 15 दिन एग्जामिनेशन से पहले, प्रेशर दिमाग पर इतना ऑलरेडी रहता है, कई सारे सब्जेक्ट का बैगेज रहता है, लास्ट में तथ्यों को याद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में जो 15 दिन का आता है वो इन जनरल आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जो मंथली करंट अफेयर घटना चक्र की आती है उसको जरूर देखते चलिए। अगर आप सभी लोग कहेंगे कि सर मंथली करंट अफेयर भी करवाते चलिए, तो मैं मंथली करंट अफेयर भी करवाते चलूंगा। चलिए आज की जो पहली क्लास होगी वो इतिहास की होगी, और इतिहास की क्लास में ही हम लोग सबसे पहले, अब हमारा जो फॉर्मेट रहेगा, हमारी जो क्लास की फॉर्मेट रहेगी या जो चर्चा रहेगी वो पहले कॉन्सेप्ट पर रहेगी। ठीक है, किसी भी क्लास को हम लोग सबसे पहले उस क्लास की या उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद उसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इतिहास में पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर फैक्ट पर आएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतिहास है क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इतिहास क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताइएगा कि अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनको इतिहास में रखा जाएगा। तो इतिहास क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि अतीत में घटित घटनाएं ही इतिहास है। ठीक है, सिंपल वे में आप बताइए कि अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वही इतिहास है। अब आप कहेंगे सर कि कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके बारे में लिखित साक्ष्य है, कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके बारे में लिखित साक्ष्य है तो लेकिन उनको पढ़ा भी नहीं जा सका, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा चुका है। तो आप देखेंगे इतिहास को इन्हीं आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कौन से आधार पर? साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और वो भी लिखित साक्ष्य के आधार पर। लिखित साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में। पहला आद्य इतिहास, ऐतिहासिक काल। दूसरा प्राक ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई आद्य ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल और ये ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, सारी बातें हम लोग बढ़िया से समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना और फैक्ट भी क्लियर करना है। ठीक है, तो हम लोग समझते हुए चलेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और प्राक ऐतिहासिक काल, या कहीं कहीं प्राक ऐतिहासिक काल भी लिखा रहता है, वो होता क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहां पर ऐसे घटनाक्रम या ऐसी घटनाएं जिनके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,
ठीक है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि पाषाण काल, पाषाण काल में आप देखेंगे कि पुरातात्विक जो खुदाई हुई है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य जो है वो उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है। इस वजह से आप कहेंगे कि पाषाण काल जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, तो पाषाण काल के अंतर्गत आप देखेंगे 3 काल हमें दिखाई पड़ता है। पूरा पाषाण काल आपने एनसीईआरटी की क्लास में पढ़ा भी होगा, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये हमने देखा भी है, इसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरे काल की चर्चा करें तो आप देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिखित साक्ष्य आप सभी लोग हमारे साथ लिखते चलिए, आपका नोट्स भी बनता रहेगा। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, अभी पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ऐसे काल को आप देखेंगे कि हमें प्राक ऐतिहासिक काल के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में हमें कौन सा काल दिखाई पड़ता है? हड़प्पा काल दिखाई पड़ता है। हड़प्पा काल की बात करें तो हड़प्पा काल की लिपियां जो है वो भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक लिपियां हैं। तो चित्रात्मक लिपियों को अभी तक हम लोग जो है विकूट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उसका विकूटन अभी तक हम लोग नहीं कर पाए, इस वजह से हड़प्पा काल को हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल में रखेंगे। वहीं अगर तीसरे काल की बात करें जिसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, तो ऐतिहासिक काल को हम लोग क्यों ऐतिहासिक काल कहते हैं? क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सका है, इस वजह से हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो 3 कालखंड हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में और फिर उसके बाद में उसी कालक्रम के अनुसार जितनी भी घटनाएं हैं उनको भी अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ऐतिहासिक काल बोलेंगे। और यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो वैदिक काल, वैदिक काल जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो घटनाएं हैं वो किसमें आ जाएंगी? ऐतिहासिक काल में आ जाएंगी। तो इतिहास क्या है और इतिहास कितने प्रकार के होते हैं ये हमने देख लिया। अब हम लोग आएंगे भारत के इतिहास पर। ठीक है, भारत के इतिहास पर आएंगे और भारत के इतिहास को आपको पता है कि 3 भागों में बांटा गया है। काल क्रम के अनुसार जिस तरीके से घटनाएं घटित होती गई, घटनाओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो भारत का इतिहास, भारत का इतिहास हमें पढ़ना है और यहीं से हमारे पीटी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास में ही सबसे पहला जो हमें कालखंड देखना है वो प्राचीन काल का है। यानी भारत के प्राचीन काल का इतिहास हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? जिसके अंतर्गत हम लोग मोहनजोदड़ो की सभ्यता से यानी हड़प्पा सभ्यता से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम लोग इतिहास के बारे में इन जनरल दृष्टिकोण रख रहे हैं। ठीक है, प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर उसके बाद में आपका आधुनिक काल। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया वो आधुनिक काल से ही आता है। भारत के आधुनिक काल से, खासकर राष्ट्रीय आंदोलन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, लेकिन हालांकि यूपीपीसीएस है मध्यकाल से भी क्वेश्चन जो है टर्मिनोलॉजी से पूछ लेता है कि भाई बताइए कि जो है अकबर के समय में जो है मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमें भारत के इतिहास को जानने की कोशिश करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 काल हमने बता दिया कि भारत के इतिहास में 3 काल हमें पढ़ना है, प्राचीन काल और फिर उसके बाद में मध्यकाल, फिर आधुनिक काल के बारे में चर्चा करना है। और भारत के इतिहास की अगर बात करें कि अध्ययन की सुविधा के लिए आप देखेंगे कि भारत के इतिहास को 2 भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए आप देखेंगे कि मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में भारत के इतिहास को बांटा जाता है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा
हेतु भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और ये किस संदर्भ की बात चल रही है? साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो पहला हमें पहली जो बात दिखाई पड़ती है, स्रोत की बात चल रही। ठीक है, साक्ष्यों नहीं, स्रोत के संदर्भ में बात चल रही कि अगर हमें स्रोत की जानकारी लेना है कि भाई भारत का इतिहास हम पता कर रहे हैं, ठीक है, तो अध्ययन के लिए आप देखेंगे स्रोत के संदर्भ में भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। पहली भाग की बात करें तो आप देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भारत का इतिहास जानेंगे हम लोग कि पुरातात्विक स्रोत जो है वो किस तरीके से भारत के इतिहास को मॉडिट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात करें साहित्यिक स्रोत, या साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भारत का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भारत के इतिहास अध्ययन की सुविधा है तो भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। भारत के इतिहास को स्रोतों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो दो भागों में बांट करके हम देख सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भारत के इतिहास की जानकारी हम लोग देखेंगे और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भारत की जानकारी, भारत के इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कहीं कोई रिकॉर्ड्स है, अभिलेख है, तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत की बात करें और भारत के इतिहास, इसके संदर्भ में हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसकी? प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारत से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने बताया था कि भारत के इतिहास के तीन भाग हैं, प्राचीन भाग, मध्यकालीन भाग भारत और आधुनिक भारत। तो यहाँ पर प्राचीन भारत के ही संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों के आधार, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पुरातात्विक स्रोतों की बात करें। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत की जानकारी। ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी। कि भाई प्राचीन अगर भारत के बारे में हमें जानकारी लेना है तो पुरातात्विक स्रोत आखिरकार कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हमें पता चले कि प्राचीन भारत के लोग किस तरीके से उनकी सभ्यता थी, किस तरीके से उनकी संस्कृति थी, किस तरीके से जो है उनका जीवन यापन होता था। ठीक है, तो प्राचीन भारत के बारे में खासकर हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर जानकारी हमें चाहिए, हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ वैदिक काल के बारे में जानकारी चाहिए, मौर्य काल के बारे में जानकारी चाहिए, गुप्त काल के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो वो जो है वर्धन वंश के बारे में जानकारी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमें पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से मिल रहे हैं उनके आधार पर हम प्राचीन भारत की जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में आप देखेंगे कौन कौन से स्रोत को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपके हो गए जो है आपका स्तंभ लेख हो गया, स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख के साथ साथ आपके हो गए शिलालेख हो गए, शिलालेख हो गया आपका, स्तंभ लेख हो गया, शिलालेख हो गया। ठीक है, सिक्के हो गए, आकृतियां यानी चित्र हो गए, आकृतियां या फिर चित्र। ठीक है, स्तंभ लेख, शिलालेख, सिक्के हो गए, आकृतियां हो गए, मुहरे हो गई। ठीक है, मुहरे भी आप देखेंगे मोहनजोदड़ो, खासकर लोथल वाले एरिया से और मोहनजोदड़ो के एरिया से मुहरे भी प्राप्त होती हैं।
तो पुरातात्विक स्रोतों में स्तंभलेख, शिलालेख, सिक्के, मोहरे, आकृतियां या चित्र, इनके आधार पर आप देखेंगे। गुफा लेख भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। गुफा लेख इनके आधार पर आप देखेंगे कि हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप लोग देखें कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत की जानकारी किस तरीके से मिलेगी, तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर आप देखेंगे, खासकर हमें प्राचीन भारत की जब जानकारी लेनी होती है तो साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों में हमें दिखाई पड़ेगा क्या, पहला तो धार्मिक स्रोत हमें दिखाई पड़ेगा, जिनके आधार पर हम प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्राचीन भारत के विषय में जानकारी अगर हमें प्राप्त करना है प्राचीन भारत के विषय में, तो दूसरे नंबर पर आप देखेंगे साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत में कई प्रकार के स्रोत हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो धार्मिक स्रोत है, ठीक है, धार्मिक स्रोत कई सारे हमें दिखाई पड़ते हैं भारत में। दूसरा आप देखेंगे लौकिक स्रोत भी हमें दिखाई पड़ते हैं, लौकिक स्रोत दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, लौकिक स्रोत के साथ साथ में आप देखेंगे साहित्यिक स्रोत भी दिखाई पड़ते हैं, साहित्यिक स्रोत भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, और इसी के साथ साथ में आप एक चीज और भी देखेंगे कि साहित्यिक स्रोतों में भी आप देखेंगे विदेशी जो विवरण है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में 3 पार्ट हमें दिखाई पड़ते हैं, तो धार्मिक स्रोत हमारे यहाँ है, लौकिक स्रोत जो हमारे यहाँ है, और साहित्य का जो एक अलग स्रोत है वो भी देखेंगे। और यहां पर एक और बात देखेंगे कि विदेशी यात्रियों के विवरण का जो स्रोत है वो भी, उनका भी, उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत वगैरह लिखा है वो भी साहित्यिक स्रोत में ही रखे जाएंगे। ठीक है, तो धार्मिक स्रोत में आप देखेंगे सबसे पहले जो बातें हमें देखना है धार्मिक स्रोत में। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में 3 बातें हैं, एक तो धार्मिक स्रोत हो गया, लौकिक स्रोत और साहित्य का अलग से स्रोत है। फिर उसके बाद विदेशी स्रोत भी साहित्यिक स्रोत में आएंगे, क्योंकि कई सारे यात्री आए हुए हैं। जैसे चीन से आप देखेंगे कि चीन से हमारे यहाँ फाहियान आया हुआ है। ठीक है, हुएनसांग आया हुआ है, हुएनसांग के साथ साथ में इत्सिंग आए हुए हैं, अरबी कई सारे यात्री आए हुए हैं। मोरक्को का एक यात्री है जिसको इब्न बतूता नाम से जानते हैं, तो उसने भी अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा, तो वो भी साहित्यिक स्रोत ही है। ठीक है, तो अब हम लोग धार्मिक स्रोत के अंतर्गत, लौकिक स्रोत के अंतर्गत और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत और खासकर विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत चीजों को समझेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। पहले धार्मिक स्रोत जानते हैं कौन कौन सा है। भारत में आपको पता है कि कई प्रकार के धर्म के स्रोत है। ठीक है, हिंदू धर्म के अपने स्रोत हैं, हिंदू धर्म के अंतर्गत कई सारे आप देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप पुराण देखेंगे, स्मृति देखेंगे, पुराण के साथ साथ में आप साहित्य देखेंगे। ठीक है, तो धार्मिक स्रोत में आप देखेंगे ब्राह्मण। आप यहाँ पर धार्मिक स्रोत की बात करें तो धार्मिक स्रोत में सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में ही हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में यहाँ पर जो दूसरे धर्म की स्रोत दिखाई पड़ती है वो जैन स्रोत है। ठीक है, जैन धर्म या जैन ग्रंथ जिसको बोलते हैं, जैन धर्म से संबंधित जो हमें साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं वो जैन ग्रंथ हो गया। फिर बौद्ध ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता है कि बहुत कई सारे इसमें ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वेद दिखाई पड़ेंगे, और वेदों की संख्या आप सभी लोगों को पता होगा कि 4 वेद हमें दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हमें दिखाई पड़ता है। तो 4 वेद यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में पुराण की संख्या आपको पता है कि 18 पुराण है, तो 18 पुराण हमें यहाँ पर साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के क्रम की बात चल रही कि कौन कौन से स्रोत के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। पुराण 18, फिर स्मृतियां, स्मृतियों के माध्यम से जैसे मनुस्मृति हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह की स्मृतियों के माध्यम से भी आप देखेंगे कि हमें जो है प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है।
तो पुराण हो गया, वेद हो गया, स्मृतियां हो गई, और इसके साथ साथ आप देखेंगे स्मृतियों के साथ साथ हमें अरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, अरण्यक हो गया, ठीक है, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। उपनिषद में आप देखेंगे ये कौन कौन सा, कठोपनिषद हो गया, ठीक है, कठोपनिषद हो गया, और इसके साथ साथ में मुंडकोपनिषद हो गया, कई सारे उपनिषद भी दिखाई पड़ते हैं, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, वेदांग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको उपनिषद के साथ साथ में वेदांग भी दिखाई पड़ेगा, वेदांग यानी वेदों के अंग भी कई सारे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। कितने वेदांग है, 6 वेदांग है आपके, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, 6 वेदांग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उपवेद भी दिखाई पड़ते हैं। उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, ये सब उपवेद है, वेदांग उपवेद हो गए। और इसके साथ साथ में आप देखें तो महाकाव्य भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में पुराण भी दिखाई पड़ते हैं, तो हमने चर्चा कर ही रखी है। जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में कई सारे ग्रंथ हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे परिशिष्ट पर्वन हो गया, परिशिष्ट पर्वन हो गया, ठीक है, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। और उसके बाद में परिशिष्ट पर्वन हो गया, और उसके बाद में जैन ग्रंथ में आप देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है जातक कथाएं, हालांकि ये तो बौद्ध साहित्य हो जाएगा। परिशिष्ट पर्वन हो गया, और भी जैन ग्रंथ में जो आपको याद आए, ठीक है। यहाँ पर 2-3 और बातें जो नोट्स में दी गई हैं, तो यहाँ पर आप देखें भद्रबाहु चरित है, भगवती सूत्र है, भद्रबाहु चरित है, भगवती सूत्र है, ठीक है, ये सब हो गया। बौद्ध ग्रंथ में अगर देखें कि बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हमें दिखाई पड़ते हैं, तो बौद्ध ग्रंथ में 3 तो पिटक हो गए, सुत्त पिटक हो गया, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, और उसके बाद में सुत्त, अभिधम्म, विनय पिटक, विनय पिटक, जातक कथाएं, ठीक है, मिलिंद पन्नो, बुद्ध चरित, दिव्यावदान, ये सब आप देखेंगे कि हमें जैन ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं धार्मिक स्रोत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देखा कि जैन साहित्य हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जैन ग्रंथ या जैन साहित्य दिखाई पड़ते हैं साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो चर्चा करते हैं दूसरा, यात्रा वृत्तांत, ये भी साहित्यिक स्रोत के ही अंतर्गत आएंगे, क्योंकि कई सारे विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए और उन्होंने अपनी यात्राओं का विवरण लिखा है, ठीक है, तो उनको भी हम लोग साहित्यिक स्रोत में ही रखते हैं, और उनके माध्यम से भारत में क्या क्या घटनाएं हो रही थी, सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, उन सभी चीजों के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य काल में क्या घटनाएं कैसे हो रही थी, ठीक है, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लौकिक साहित्य की कुछ बात करते हैं। अभी हमने एक और पॉइंट देखा था, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य कौन सा है, तो पहला लौकिक साहित्य जो चाणक्य ने लिखा है, तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य का दिखाई पड़ता है। दूसरा जो है हर्षवर्धन का, आप देखेंगे कि हर्षवर्धन काल में हर्षचरित लिखा गया था, तो हर्षचरित किसने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था, तो हर्षचरित भी दिखाई पड़ता है। और तीसरे अगर लौकिक साहित्य की बात की जाए तो आप देखेंगे कि हमें तीसरा जो लौकिक साहित्य दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है, तीसरा लौकिक साहित्य जो दिखाई पड़ता है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी दिखाई पड़ता है, अष्टाध्यायी दिखाई पड़ता है, ठीक। तो इस तरीके के लौकिक साहित्य जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनके माध्यम से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। लौकिक साहित्य के अलावा हमने अभी बताया कि भाई हमें जो है यात्रियों के वृत्तांत के माध्यम से भी प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है। तो यात्रियों के वृत्तांत की बात करें तो यात्रियों के वृत्तांत, इनमें आप देखेंगे कि पहला जो यात्री आए थे, कुछ यात्री तो आप देखेंगे हमें रोम और यूनानी यात्री दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। कुछ यात्री आप देखेंगे अरब से आए हुए थे, तो अरबी यात्री दिखाई पड़ते हैं, और कुछ यात्री चीन से आए हुए थे, प्राचीन काल की बात चल रही, तो चीनी यात्री दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो रोम और यूनान की बात करें तो रोम और यूनान के कुछ यात्री हमें जो दिखाई पड़ते हैं
जिनमें से अगर हम लोग चर्चा करें तो मेगास्थनीज पहले यात्री दिखाई पड़ते हैं। मेगास्थनीज किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय मेगास्थनीज आए हुए थे। वहीं अगर हम लोग बात करें मेगास्थनीज के अलावा हेरोडोटस भी हमें दिखाई पड़ते हैं। हेरोडोटस इतिहास के पिता इनको कहा जाता है, हेरोडोटस भी दिखाई पड़ते हैं। और हेरोडोटस के अलावा अगर हम लोग बात करें तो टॉलमी भी दिखाई पड़ते हैं। टॉलमी। अरबी यात्री में बात करें तो आप देखेंगे हमें अरबी यात्री कौन दिखाई पड़ता है? अरब के जो यात्री दिखाई पड़ते हैं वो अरब के यात्री में हमें सुलेमान दिखाई पड़ते हैं। सुलेमान और इसके बाद इब्न बतूता दिखाई पड़ते हैं। चीनी यात्री की बात करें तो आप देखेंगे हुएनसांग और इसके साथ साथ में फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है जी, बिल्कुल। और उसके बाद में आप देखेंगे हुएनसांग इत्सिंग भी हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो चीनी यात्री। तो आप देखेंगे कि साहित्यिक स्रोतों में जो आपके यात्री हैं, खासकर विदेशी यात्री हैं, उनके आधार पर ही हमें जो है प्राचीन भारत के इतिहास के कालखंड के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो आज ये क्लास हमारी रही। अब आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हमें स्तंभ लेख में कौन कौन से स्तंभ लेख हैं जो संबंधित है। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे कि अशोक के काल के कई सारे स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं। वो फैक्ट हो जाएगा, उसको याद भी करना है आपके पीटी के लिए, और वही एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। आप सभी लोग अगर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।